हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विशाल बंसल एंड वेलकम टू योर लर्निंग प्लेटफॉर्म ग्रेट जीनियसेस। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्विक रिवीजन हमारे फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी की। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव टू द चैप्टर। चैप्टर की अगर मैं टाइटल की बात करूं तो टाइटल क्या कहता है? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो इंडिया की इकोनॉमी थी उसकी क्या कंडीशन थी, व्हाट वर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इकोनॉमी। तो हम लोग अगर ब्रीफ की बात करें तो हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले ओवरऑल फीचर क्या रहे इंडियन इकोनॉमी के ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या कंडीशन थी, इंडस्ट्रीज की, फॉरेन ट्रेड की, डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ओवरऑल फीचर की, तो ओवरऑल फीचर में दो बातें हैं कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले कैसा था सिनेरियो और ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या रहा। सो प्रायर टू द ब्रिटिश रूल के आने से पहले इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो वाइब्रेंट थी और काफी ज्यादा प्रॉस्परस थी। और एग्रीकल्चर फ्रंट की अगर बात करें तो हम लोग सेल्फ कंटेन्ड थे इन टर्म ऑफ रूरल इकोनॉमी, जहां पर सारे के सारे जो कल्टीवेटर्स थे वो लैंड के ऑनर भी थे। हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो फेमस था किसके लिए? हैंडीक्राफ्ट के लिए, और वर्ल्ड वाइड पॉपुलर था। एंड यू विल नॉट इवन बिलीव दैट इंडिया वाज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एट अ टाइम। ब्रिटिशर्स के आने से पहले, उनके कंट्री में पेनेट्रेट करने से पहले, इंडिया जो था दैट वाज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे उनकी एक ग्लोबल रेपुटेशन थी। सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल जो था वो काफी ज्यादा फेमस था क्योंकि उसकी क्वालिटी जो थी वो काफी ज्यादा फाइन थी, बहुत ही अच्छी थी। पर ब्रिटिशर्स के आने के बाद इन लोगों ने सिस्टमैटिक वे के अंदर हमारी इंडस्ट्रीज को क्या करना शुरू किया? एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। हमारे जो रिसोर्सेज थे, जो रिवेन्यू के सोर्सेज थे, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर, उसे एक्सप्लॉइट किया। इंडस्ट्रियल सेक्टर को खत्म ही कर दिया, ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट को एक्सप्लॉइट करके। और एक्सप्लॉइट कैसे किया? ब्रिटिश के जो प्रोडक्ट्स थे वो यहाँ लाने शुरू किए। एक्सपोर्ट जो था रॉ मटेरियल का उसको एनकरेज किया गया ताकि ब्रिटिश की जो इंडस्ट्रीज है वहां पर क्या हो सके? सप्लाई हो सके। क्योंकि उस टाइम पर ब्रिटिश की जो ब्रिटेन के अंदर जो इंडस्ट्रीज थी वो अभी स्टार्ट हुई थी, यानी कि दोज वर ऑन इन्फेंट स्टेज, तो उनको फीड करने के लिए इनपुट चाहिए था। और जो ये आउटपुट बनाते थे उसको यहां पर इन्होंने बेचने के लिए क्या किया? काफी ज्यादा एनकरेज किया। ओके, तो अगर हम लोग बात करें किसकी? ओवरऑल फीचर्स जो इंडिया के इकोनॉमी के एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस थे, तो हमारे पास सबसे पहले क्या है? स्टैग्नेंट इकोनॉमी। कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो हमारी इकोनॉमी थी वो बिल्कुल, उसकी जो ग्रोथ थी वो रुकी हुई थी, ठीक है, बिल्कुल स्टिल बैकवर्ड थी इकोनॉमी, पिछड़ी हुई थी क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे। डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का जो डोमिनेंस था वो काफी ज्यादा था। तो इस तरीके से हमारे टोटल 7 पॉइंट है, इन सारों को एक बार ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्टैग्नेंट इकोनॉमी की, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी दे नेवर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल इनकम। इन्होंने हमारी नेशनल इनकम को कभी भी कंप्यूट करने की कोशिश नहीं की। हमारी जो इकोनॉमी थी वो बिल्कुल स्टैग्नेटेड थी, रुकी हुई थी, जिसके अंदर या तो ग्रोथ बिल्कुल नाम मात्र की थी या फिर ग्रोथ थी ही नहीं। अब ये जो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट था नेशनल इनकम को कंप्यूट करने वाला, इसके लिए कई लोगों ने ट्राई किया, लाइक दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले शिराज, वीके आरवी राव, ठीक है, आरसी देसाई, इन सब लोगों ने क्या किया? काफी सारे अटेम्प्ट्स किए। हालांकि इनके जो रिजल्ट्स थे वो अलग अलग आते थे क्योंकि हर किसी के करने की, काम करने की जो अप्रोच थी या एस्टिमेट्स की जो अप्रोच थी वो क्या थी? अलग अलग थी। और मोस्टली जो एस्टिमेट्स थे वो यही पाते थे कि कंट्री की जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम है। इट वॉज जस्ट समवेयर अराउंड लेस देन 2%, कि हम लोग जो ग्रो कर रहे हैं वो 2% के ग्रोथ रेट से भी कम है। तो इंडिया की इकोनॉमी जो की थी वो क्या थी? स्टैग्नेटेड थी। दूसरा, बैकवर्ड थी। बैकवर्ड इकोनॉमी क्यों थी? अब हमारा जो पर कैपिटा इनकम था वो काफी लो था, जिसकी वजह से हम लोगों की इकोनॉमी को क्या बोला जाता था? बैकवर्ड। 1947-48 के अंदर इट वाज जस्ट 230 रुपी। मोस्टली जो पॉपुलेशन थी वो पुअर थी, यानी कि वो अपना सफिशिएंट फूड, क्लोथिंग और शेल्टर भी अरेंज नहीं कर सकते, और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी काफी ज्यादा थी। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो थे ये इनफ थे इंडिया की इकोनॉमी को बैकवर्ड डिक्लेयर करने के लिए। फिर डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो सबसे ज्यादा प्रिंसिपल, सबसे बड़ा प्रिंसिपल सेक्टर था, मेन सेक्टर था जिससे लोग अपनी लाइवलीहुड को अरेंज करते थे। 72% जो पॉपुलेशन थी कंट्री की वो काम कर रही थी एग्रीकल्चर में, जबकि वो इतने सारे लोग काम करने के बावजूद भी टोटल जीडीपी का सिर्फ 50% ही कंट्रीब्यूट कर पाते थे, और शायद इससे भी कम। एंड दिस सेक्टर सफर्ड फ्रॉम द लो प्रोडक्टिविटी ओइंग टू विच इट हैड लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, क्योंकि इस सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम थी जिसकी वजह से इनका जीडीपी कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं था।
इसके बाद अगर आए नेक्स्ट पॉइंट पर, ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो नाम मात्र का था, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर मेन इंडस्ट्रियलाइजेशन या जो इंडस्ट्री थी वो किस चीज की थी, हैंडीक्राफ्ट की। और इन हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री को ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, उन्होंने पूरी तरह से क्या कर दिया, खत्म कर दिया, जिसके चलते हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो बिल्कुल क्या हो चुका था, खत्म। यानी कि जो इंडस्ट्री थी वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थी। हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, हम लोग लगभग हर चीज के लिए इंपोर्ट्स पर क्या थे, डिपेंडेंट थे। पर्टिकुलरली कोई भी मशीन या उससे रिलेटेड इक्विपमेंट जो भी आपको प्रोडक्शन में चाहिए। आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द कंट्री ऑल्सो डिपेंड हैविली ऑन द फॉरेन इंपोर्ट फॉर मोस्ट ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट। हमें अगर कुछ भी डिफेंस के लिए चाहिए तो वो भी फॉरेन से आ रहा था। और इवन जो कंज्यूमर गुड्स थे लाइक स्विंग मशीन, मेडिसिन, कैरोसिन ऑयल, बाइसिकल, ये सारी चीजें भी हमें दूसरी कंट्री से क्या करनी पड़ती थी, एक्सपोर्ट। तो बहुत ज्यादा हम लोग डिपेंडेंट थे एक्सपोर्ट पर। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन तो बहुत ही कम था, सिर्फ और सिर्फ 14% जो पॉपुलेशन थी वो क्या थी, अर्बनाइज थी, बाकी सब 86% रूरल एरिया में। और रूरल एरिया के जो लोग थे उनके पास एग्रीकल्चर से बाहर कोई एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, जिसकी वजह से रूरल एरिया के अंदर पॉवर्टी और भी ज्यादा एब्जेक्ट होने लगी। उसके बाद सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो इंडिया की इकोनॉमी थी, ना तो वो फ्यूडल थी, यानी कि ना तो पूरी तरह से गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट, ना ही प्राइवेट इन्वेस्टर्स के, तो सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी। तो सेमी फ्यूडल का मतलब क्या होता है, सिंपल टर्म्स में अगर मैं बताऊं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दो चीजें आपको पता है। तीसरी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो सेमी फ्यूडल का मतलब मिक्स है। फ्यूडलिस्टिक का मतलब क्या होता है, जो सेंट्रली प्लान्ड है। नॉन फ्यूडलिस्टिक का मतलब कैपिटलिस्ट, यानी कि जिसे प्राइवेट ओनर चलाते हैं या मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। और सेमी फ्यूडल का मतलब क्या होता है, जिसमें दोनों के फीचर्स हैं, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। एंड फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन लीड टू द लो प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्टिविटी लीड टू द बैकवर्डनेस। तो ये आपके कुछ एक फीचर थे जो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर देखे गए। अब अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन थी, तो यहां पर टोटल 7 फैक्टर। अब 7 फैक्टर के अंदर सबसे पहले फैक्टर की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहला फैक्टर क्या है, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी भी कम, यानी कि प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी भी कम, प्लस हमारा जो प्रोडक्शन था वो भी बहुत कम था। अगर मैं यहां पर आपको एग्जांपल दूं, वीट की बात करूं, 1947 के अंदर पर हेक्टेयर जो था वो सिर्फ कितना था, 660 किलोग्राम, जो आज की डेट में कितना हो चुका है, 3464 किलोग्राम्स। राइस जो था वो सिर्फ 665 किलो प्रोड्यूस होता था एक हेक्टेयर में, जो आज बढ़ के कितना हो चुका है, 2713। उस टाइम पे सिर्फ 64 लाख टन प्रोड्यूस होता था, जबकि आज कितना वीट प्रोड्यूस होता है, 1095 लाख टन। और उस टाइम पर राइस का प्रोडक्शन सिर्फ 220 लाख टन था, जबकि आज कितना है, 1223 लाख टन। आपको लगेगा सर ऑब्वियस ही बात है कि पहले के मुकाबले प्रोडक्शन तो बढ़ना है, बट एक चीज सोच के देखो, कितना अर्बनाइजेशन हो चुका है, कितनी लैंड जो एग्रीकल्चर की थी वो आज की डेट में इंडस्ट्री और डोमेस्टिक पर्पज से या रेजिडेंशियल पर्पज से क्या हो रही है, यूज हो रही है। कितनी सारी एग्रीकल्चर लैंड अब शहरों ने कवर कर ली है, बट फिर भी हमारा जो प्रोडक्शन है वो कई गुना पहले से क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। तो उस टाइम पर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों ही क्या थे, कम थे। दूसरा, एक्सप्लॉइटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अब ये वाला पॉइंट जो है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट्स की जो इंपॉर्टेंट है वो अच्छी खासी है, बट ये ऐसे पॉइंट है जो डायरेक्टली 3 या 4 नंबर के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप सेटअप किया, किसके बीच में, अमंग द गवर्नमेंट, ऑनर ऑफ द सोयल एंड द टीलर ऑफ द सोयल। अब ऑनर कौन था, जमींदार। ऑनर कौन था लैंड का, जमींदार। जमींदार और जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, उन दोनों ने क्या किया, गवर्नमेंट ने सारी प्रॉपर्टी जमींदार को दे दी, जमींदार ने आगे उन्हें किराए पर देना शुरू कर दिया, रेंट पर देना शुरू कर दिया। अब रेंट पर जो टीलर प्रॉपर्टी लेते थे, अब जमींदार ने तो एक फिक्स अमाउंट देना है गवर्नमेंट को, और जमींदार फ्री है, वो जितना भी पैसा एक्सप्लॉइट करना चाहे किससे, टीलर से, वो उतना पैसा उससे ले सकता है। और ये लोग इतना ज्यादा उस टाइम पर, जैसे आप लोगों ने लगान वगैरह सुना होगा, इस तरीके से रिवेन्यू इतना ज्यादा चार्ज करते थे, जिसके चलते वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने गुजारे लायक ही पैसा इकट्ठा कर पाते थे, उनके पास कभी भी सरप्लस नहीं बचता था। तो जमींदार जो थे उन्हें परमानेंट ऑनर बना दिया गया, जिसकी वजह से वो जितना भी चाहें, जमींदार जो थे वो टीलर से क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। जमींदार हैज टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट टू द गवर्नमेंट एज अ लैंड रेवेन्यू, और जमींदार जितना चाहे वो उतना टीलर से क्या कर सकते थे, एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। सो द इम्प्लीकेशन ऑफ द लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अब ये जो मतलब कि जो
इफेक्ट आए वो काफी ज्यादा अलार्मिंग थे, ध्यान देने वाले थे, जिनमें चेंजेस लाने की जरूरत थी। एक तो अनलिमिटेड एक्सप्लोरेशन होने लगा, सबसे पहली प्रॉब्लम। दूसरा, जो रेट्स थे लैंड रिवेन्यू के वो फ्रीक्वेंटली रेज करते थे जमींदार, ठीक है, जिसकी वजह से टीलर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। जो टीलर्स कल तक मालिक थे जमीनों के, वो आज क्या बन चुके थे? लैंडलेस लेबरर, सिर्फ और सिर्फ मजदूर जिनके पास उनकी जमीन भी नहीं है। फार्मिंग जो था वो एक प्रिंसिपल सोर्स था लाइवलीहुड का, पर ये जो सोर्स था ये बहुत ज्यादा बैकवर्ड हो चुका था और इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई ग्रोथ नहीं थी और स्टैग्नेटेड सा प्रोफेशन था। ओके। तीसरा है फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखो, कमर्शियलाइजेशन में ना लोग कई बार, मतलब बच्चे चीजों को गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। कमर्शियलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि जो चीजें बना रहे हो उनको बेचो। उन्होंने ऐसी क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करवाया जिनको सिर्फ बेचा ही जा सकता था, जिनका डायरेक्ट कोई यूज नहीं है। मान लो वीट प्रोड्यूस किया, राइस प्रोड्यूस किया, वेजिटेबल प्रोड्यूस किए, खुद यूज कर सकते हैं। बट अगर मान लो कि इंडिगो यानी कि नील प्रोड्यूस किया, जो डाइंग के लिए काम आता था ब्रिटिश इंडस्ट्री के अंदर, जो ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, तो उस केस के अंदर उसका यहाँ पर आप खुद क्या यूज करोगे? अब नील थोड़ी खाओगे, ऑब्वियस ही बात है, खाने के लिए तो क्या चाहिए? कोई ना कोई खाने वाले जो फूड क्रॉप्स होते हैं वही चाहिए। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? सबसिस्टेंस कल्टीवेशन से कैश क्रॉप्स पर आ जाना। कैश क्रॉप्स कौन सी होती है? जिनको मार्केट में बेचा जाता है। सो फार्मर वर फोर्स टू ग्रो कमर्शियल क्रॉप टू कॉप विद द नीड ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्री। फार्मर्स को फोर्स किया गया कि वो इंडिगो प्रोड्यूस करें, ठीक है, क्योंकि ये ब्रिटिश इंडस्ट्री को डाइंग और ब्लीचिंग के लिए चाहिए था, जो भी उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। इसके लिए वो या तो उन्हें क्या करते थे, एडवांस पेमेंट दे देते थे, अगर नहीं मानते तो धक्के से पैसे दे जाते थे, रख लो रख लो रख लो, रखने पड़ेंगे, ठीक है, गोली रख दी सर के ऊपर, अब क्या करेंगे। सो प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप एक्सपोज द सबसिस्टेंस फार्मर टू द अनसर्टेनिटी ऑफ द मार्केट फॉर देयर ऑन सबसिस्टेंस। अब जो बेचा उससे पैसे मिले, अब जो पैसे मिले उसी से सामान खरीदना है। अब अगर सामान बिका सस्ता और आया महंगा, मर गए। हो सकता है वो अपना गुजारा भी ना कर पाए, पर जब तक वो सबसिस्टेंस फार्मिंग कर रहे थे, बट एटलीस्ट उनको उस टाइम पर खुद के लायक जो सामान था वो मिल रहा था। देन स्विचिंग फ्रॉम सबसिस्टेंस टू कैश क्रॉप रेज क्रेडिट नीड ऑफ द फार्मर विच लेड टू देयर परपैचुअल इंडेटनेस। और इसकी वजह से ये लोग एक लंबे टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए उधार में ही डूबे रहते थे। इन्वेस्टमेंट नहीं थी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। जो गवर्नमेंट थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, इन्होंने कोई भी एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं की, कोई परमानेंट इरिगेशन के मींस नहीं बनाए, जिसकी वजह से ये लोग किस पे डिपेंडेंट थे? रेनफॉल के ऊपर। फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज एंड डिसैलिनेशन, इन चीजों के ऊपर गवर्नमेंट ने कभी भी कोई भी काम नहीं किया। देन आफ्टर गल्फ बिटवीन द ऑनर ऑफ द सॉइल एंड द टिलर ऑफ द सॉइल, अब ब्रिटिश राज के अंदर एक गल्फ बन चुका था, सॉलर जो ऑनर थे और जो टिलर्स थे। क्यों? अब ऑनर जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, वो अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के लिए ज़्यादा जो रिवेन्यू था वो चार्ज करते थे किससे? टिलर से। अब टिलर को इसकी वजह से प्रॉब्लम होती थी। अब रिच जो था वो और ज़्यादा रिच हो रहा था, वहीं पर पुअर जो थे वो और ज़्यादा पुअर होते जा रहे थे। ओके। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग, जो लोगों के पास होल्डिंग थी वो छोटी छोटी होल्डिंग्स थी, और वो छोटी छोटी होल्डिंग भी बिखरी हुई थी, फ्रेगमेंटेड थी। और जब आपकी होल्डिंग एक से ज्यादा जगह पर फ्रेगमेंटेड होती है तो उसमें प्रॉब्लम आपको क्या आती है कि आपकी जो एक्टिविटीज है वो अनइकोनॉमिक हो जाती है। आप एक तो एक ही जगह पे आपके पास 3 4 5 एकड़ है, आप उस पर काम कर रहे हो, और वही जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है वो अलग अलग जगह पर हो, तो उस केस के अंदर आपकी जो वर्किंग कॉस्ट है वो क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से फिर से फार्मर्स को प्रॉब्लम होती है। और सबसिस्टेंस आउटलुक, फार्मिंग जो थी उसका जो मेन पर्पस था वो सबसिस्टेंस था। और सबसिस्टेंट फार्मिंग एक ऐसी फॉर्म है जिसके अंदर लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी बेसिक जरूरत को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। इनके पास बहुत ही कम सरप्लस बचता था जिसको ये मार्केट में बेच सके, जिसकी वजह से ये प्रोफेशन जो था वो काफी ज्यादा बैकवर्ड रहा, और पॉवर्टी जो थी वो कभी भी खत्म नहीं हो पाई। ओके। तो ब्रीफली अगर बात करें तो बैकवर्ड होने के एग्रीकल्चर के क्या रीजन है? लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग एंड सबसिस्टेंस आउटलुक। और वहीं पर अगर मैं बात करूं कि स्टैग्नेशन क्यों था, रुका हुआ क्यों था एग्रीकल्चर, एक तो एक्सप्लॉइटिव लैंड सेटलमेंट थी, फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एंड गल्फ बिटवीन द ऑनर ऑफ द सॉइल एंड द टीलर ऑफ द सॉइल। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द रीजन ऑफ बैकवर्डनेस एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ स्टैग्नेशन, क्योंकि अगर आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन ही किस पे आ गया
स्टैग्नेशन पे। तो आपको सिंपली बस यही जो 3 पॉइंट है वो क्या करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं, आपको और किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं है। ओके, फिर आता हूं नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइज किया गया। ठीक है, इनका जो डी इंडस्ट्रियलाइज करने का जो पर्पस था, दैट वाज अ टू फोल्ड पर्पस। पहला पर्पस क्या था, ये इंडिया की वेल्थ को, रॉ मटेरियल को, प्राइमरी प्रोडक्ट्स को अपने जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था ब्रिटेन के अंदर उसके लिए यूज करना चाहते थे। और दूसरा, ये हमारी ही कंट्री को एक पोटेंशियल मार्केट के तौर पे देख रहे थे। मतलब वो हमसे ही सामान लेकर जाएंगे, हमारा ही सामान प्रोसेस करेंगे, उसे कन्वर्ट करेंगे फिनिश गुड्स के अंदर, और उसके बाद हमें ही महंगे प्राइसेस के अंदर चिपका देंगे। अब वो खरीदते भी हमसे सस्ता और बेचते भी हमें महंगा, दोनों केस में फायदा किसे? ऑब्वियस ही बात है, ब्रिटिशर्स को। सो दिस सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू, अब इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो खत्म होने लगी। क्यों? क्योंकि हमें मशीन मेड गुड्स जो थे उनके साथ कंपीट करना था। मशीन मेड गुड्स कंपैरेटिवली सस्ते भी होते हैं और यूनिफॉर्म भी होते हैं। एंड द पेनेट्रेशन ऑफ ब्रिटिश गुड्स ऑफ द इंडियन मार्केट, दूसरी जो प्रॉब्लम आई कि जो ब्रिटिश गुड्स थे वो धीरे धीरे इंडियन मार्केट को पेनेट्रेट करने लगे। हमारी मार्केट के अंदर ब्रिटिश गुड्स की जो सेल थी वो पहले के मुकाबले क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर अगर मैं बात करूं ब्रिटिश रूल में क्या क्या हुआ, सबसे पहले डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन जो कल तक कैरी करती थी, ब्रिटिशर्स ने उस इंडस्ट्री को पूरी तरह से क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और खत्म कैसे किया? टैरिफ पॉलिसी लगाकर। टैरिफ पॉलिसी का मतलब यहां पर क्या है? टैरिफ पॉलिसी का मतलब है टैक्स पॉलिसी। अब अगर टैरिफ पॉलिसी का मतलब क्या है यहां पर? टैक्स पॉलिसी। तो टैक्स पॉलिसी की अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट दो चीजें हो रही है, एक तो हमारी कंट्री का जो प्राइमरी प्रोडक्ट है यानी कि फिनिश गुड रॉ मटेरियल जो है जो ब्रिटेन में जा रहा है, उसके एक्सपोर्ट के ऊपर तो ड्यूटी कर दी 0। और अगर कोई फिनिश गुड्स बेचोगे, अगर आप हैंडीक्राफ्ट बेच रहे हो, उसके एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटी बहुत ज्यादा लगा दी। अब धीरे धीरे हमारे प्रोडक्ट महंगे होने लगे, तो ऑब्वियस सी बात है फॉरेनर्स ने उन्हें परचेज करना क्या कर दिया, कम कर दिया। और जो उनके फिनिश गुड्स थे उसके इंपोर्ट के ऊपर भी उन्होंने ड्यूटी क्या कर दी, हटा दी। और अगर आप मशीनें वगैरह मंगाओगे कंट्री के अंदर अपने पर्पज के लिए, यानी कि ब्रिटिशर्स के पर्पज के अलावा, तो उसके ऊपर उन्होंने टैक्सेस जो थे वो काफी ज्यादा कर दी। देखो लिखा हुआ है यहां पर, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एंड टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट टू इंडिया। और इस पॉलिसी के चलते हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी, खत्म होने लगी। ठीक है, देखो लिखा हुआ ना, एज अ कॉन्सिक्वेंस वाइल द ब्रिटिश प्रोडक्ट स्टार्टेड पेनिट्रेटिंग द इंडियन मार्केट। तो जो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे उन्होंने अपनी डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट दोनों में ही डिमांड उनकी धीरे धीरे क्या होने लगी, खत्म होने लगी। इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट थे उनको बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन मिला, किससे? मशीन मेड प्रोडक्ट से, जिनकी क्वालिटी भी क्या थी, बेटर थी, एंड प्रिसीजन वाज आल्सो बेटर देन इंडियन प्रोडक्ट। सो द पैटर्न ऑफ डिमांड ऑफ इंडियन कंज्यूमर आल्सो चेंज। अब लोगों का भी तो बाइंग पैटर्न चेंज हो गया ना। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि कल तक जो लोग इंडियन गुड्स को परचेज कर रहे थे, आज वही किस गुड्स को परचेज कर रहे हैं, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हैं। ओके, दूसरा है ब्लीक और नॉशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। हमारी कंट्री के अंदर जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी वो बिल्कुल ना के बराबर क्या कर रही थी, ग्रो कर रही थी। तो ब्रिटिश राज में मॉडर्न इंडस्ट्री का बिल्कुल ब्लीक ग्रोथ हुआ। इट वाज ओनली द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब कि 19th सेंचुरी का सेकेंड हाफ था जिसके अंदर इंडस्ट्रीज बनी। तो 5 ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहले कॉटन और जूट टेक्सटाइल को सेटअप किया गया। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल जो थी वो वेस्टर्न इंडिया के अंदर सेटअप हुई, मेनली इन महाराष्ट्र एंड गुजरात, और मेनली इनको कौन कंट्रोल करता था, इंडियन। बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी के अंदर आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो थी वो आनी शुरू हुई, जिसमें टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, इसको इनकॉर्पोरेट किया गया 1907 के अंदर। और आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 सीमेंट, पेपर और शुगर इंडस्ट्रीज जो थी वो भी धीरे धीरे एवोल्यूट होनी स्टार्ट हो गई। इसके बाद देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, मतलब मशीनें बनाने वाली इंडस्ट्री थी ही नहीं, सब कुछ आपको इंपोर्ट ही करना था। और जो कंट्रीब्यूशन था नई इंडस्ट्रीज का जीडीपी के अंदर या जीवीए के अंदर, वो काफी ज्यादा क्या था, कम था। एंड लास्टली द स्टेट पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री वाज लिमिटेड, यानी कि गवर्नमेंट का जो पार्टिसिपेशन था वो इस तरीके की इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए क्या था, बिल्कुल लिमिटेड था। वो इसके अंदर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे। ओके, तो ब्रीफली अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंडीशन की, तो 4 बातें हैं यहां पर। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को सिस्टमैटिक तरीके से खत्म किया गया। ठीक है, जो उन्होंने किससे किया, टैरिफ पॉलिसी से।
मॉडर्न इंडस्ट्री जो थी उसके अंदर ब्लीक एक्सपेंशन हुआ एंड इट वाज बाय एंड लार्ज restricted to the expansion of railways and it helped expansion of the Indian market for the British product. मतलब वो अपने ही प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे थे एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वॉज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस. हमारी कंट्री में कैपिटल गुड्स यानी कि मशीनें बनाने वाली इंडस्ट्री थी ही नहीं. एंड वाइल द ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्री वर डिकेइंग, हमारी इंडस्ट्री धीरे धीरे क्या हो रही थी, खत्म हो रही थी. वहीं पर उनका जो मार्केट सेटअप था वो पहले के मुकाबले क्या हो रहा था, काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा था, जो दिखाता था कि जो इंडिया की इकॉनमी है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बैकवर्ड. क्योंकि जितना कुछ यहाँ इंपोर्ट होगा उसका जितना भी पैसा है वो सारा का सारा अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, फॉरेन कंट्री में. तो हमारी कंट्री के अंदर ग्रोथ के ऊपर कुछ भी खर्च नहीं होने वाला. द थर्ड एस्पेक्ट हियर इज ऑफ फॉरेन ट्रेड. तो इंडिया के अंदर अगर बात करें सो इंडिया हैड एक्वायर्ड एमिनेंस इन द एरिया ऑफ फॉरेन ट्रेड सिंस एंशियंट टाइम. जो रोमन्स थे वो इंडिया को क्या बोलते थे, द सिंक ऑफ द वर्ल्ड्स बुलियन. मतलब देश पूरी की पूरी दुनिया का जितना भी पैसा है वो सारा का सारा इंडिया के अंदर ही भरता जा रहा है. मतलब इट वाज वर्किंग एज अ सिंक. ठीक है ना, सिंक वो बर्तन धोने वाला सिंक नहीं है आपका. सिंक का मतलब क्या है, डूबना. कि सारा पैसा इंडिया के अंदर ही डूबता जा रहा है. इंडिया इतना बड़ा कुआं है, जितना पैसा डाल रहे हैं उसके अंदर थोड़ा पड़ रहा है. इतना पैसा था. इंडिया वॉज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. सो प्रायर टू द ब्रिटिश रूल इंडिया जो था वो वेल नोन था अपने फिनिश गुड्स के लिए, जिसके अंदर फाइन कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, आयरन गुड्स, वुडन गुड्स, आइवरी वर्क और प्रीशियस स्टोन का जो काम था वो भी होता था. बट जब ब्रिटिश आए उन्होंने हमें नेट एक्सपोर्टर, जो हम लोग कल तक फिनिश गुड्स के थे, हमें नेट एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल का. और हम लोग फिनिश गुड्स को अब बाहर कंट्रीज में भेजने की बजाय अपनी कंट्री में दूसरी कंट्री से मंगवाने लगे. तो क्या हुआ, नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स. और ऐसा कैसे किया इन्होंने, हमारी कंट्री के ऊपर प्रेशराइज वे के अंदर कमर्शलाइज करवाया एग्रीकल्चर को, और वो बनवाया जो इनको अपनी इंडस्ट्री के लिए चाहिए था. और हमें मशीन मेड प्रोडक्ट बेचे ताकि वो डोमेस्टिक इकोनॉमी के जो प्राइसेस हैं उनके साथ कभी मैच ही ना कर पाए और उनका ही प्रोडक्ट बिके. मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड. इंडिया के फॉरेन ट्रेड में पूरी तरह से किसका कंट्रोल था, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था. क्योंकि ब्रिटिशर्स ही डिसाइड करते थे किस चीज के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, क्या आएगा क्या जाएगा. तो पूरी तरह से 100% कंट्रोल कौन कर रहा था इसे, ब्रिटिश गवर्नमेंट. एंड लास्टली सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिशर्स. जितना, ऐसा नहीं था सरप्लस नहीं होता था, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट भी तो कर रहे हैं ना, चाहे रॉ मटेरियल ही कर रहे हैं. तो रॉ मटेरियल इतना ज्यादा एक्सपोर्ट होता था एज कंपेयर टू द इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स कि हमारे पास सरप्लस तो जनरेट होता था. बट वो उस सरप्लस को किस लिए यूज करते थे, सबसे पहले अपने खुद के बेनिफिट के लिए, जो हमारे बैकवर्डनेस को रिप्रेजेंट करता था. तो ये सारा का सारा जो पैसा आया एक्स्ट्रा वो या तो इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लगाया, और दूसरा जितने भी इनकी लड़ाइयाँ चलती थी दूसरी कंट्रीज के साथ, वॉर चल रहे थे, उन वॉर्स को फाइनेंस करने के लिए ये उसी सरप्लस के पैसे को यूज करते थे. अब डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात करूं कि उस टाइम पर हमारी कंट्री की डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या थी. बर्थ रेट एंड डेथ रेट. बर्थ रेट जो था वो नियरली 48 था पर 1000, और डेथ रेट जो था वो कितना था, 40 था. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी ज़्यादा लो था. 1000 में से देर वर 218 चाइल्ड, ये लो नहीं था सॉरी, हाई था. 218 बच्चे थे 1000 में से जिनकी विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ क्या हो जाती थी, डेथ. और रीजन क्या था, क्योंकि उस टाइम पर इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी. द हेल्थ केयर फैसिलिटीज वर क्वाइट पुअर. लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी. सुनने को लगता है कि उस टाइम के लोग तो सिर्फ ज़्यादा जीते थे, पर जो चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला. रीज़न, क्योंकि अगर कोई बीमार हो गया तो उनको यही नहीं पता लगता था कि बीमारी क्या. तो कहीं ना कहीं हेल्थ केयर एक बहुत ही डोमिनेटिंग रोल प्ले करता था. जबकि आज की डेट में जो एवरेज एज है वो कितनी है, 69 ईयर्स. लिटरेसी रेट, अगेन उस टाइम पर लिटरेसी रेट जो था वो बहुत कम था. फीमेल लिटरेसी का तो बिल्कुल ही बैंड बजा हुआ था. इट वॉज जस्ट 17%, और ऑल ओवर भी देखें तो इट वॉज लेस देन 16%. तो आज के मुकाबले तो बहुत ही लो है ये. आज की डेट में भी समवेयर अराउंड 75% है, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर तो आप ये लगा के चलो कि 94-95% तक ये प्रिवेल करता है. तो हाई मोर्टेलिटी रेट और लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है सोशली बैकवर्डनेस को जो रिप्रेजेंट करते हैं. एंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल फ्रीक्वेंट फेमाइंस होते थे, मतलब कि अकाल पड़ते थे. रेकरिंगली एपिडेमिक्स होते रहते थे, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा रहता था. When famine occurred, largely due to drought, epidemic occurred due to the neglect of the public health service. मतलब कि जो फेमाइंस थे वो तो
सूखा पड़ गया या इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी होगी इस वजह से आते थे, जबकि एपिडेमिक्स जो है वो इसलिए होते थे क्योंकि पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। अभी जैसे रिसेंटली एक पेंडेमिक आया कोविड, अब हेल्थ केयर फैसिलिटी थी तो उस केस के अंदर हम लोगों ने उस चीज़ को क्या कर लिया, कॉन्कर कर लिया। अगर हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं होती तो उस केस के अंदर इट वाज नॉट इजी टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। अब बात आती है जी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अंदर यहां पर तीन बातें हैं। सबसे पहली बात है एग्रीकल्चर, एक प्रिंसिपल सोर्स था ऑक्यूपेशन का। 72.7% जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर लगी हुई थी, और जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन थी जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है वो डेवलप कंट्री में बहुत कम है। यानी कि इंग्लैंड के अंदर, यूएसए के अंदर 2%, जापान के अंदर 12%, जर्मनी में सिर्फ 4%। तो ये वहाँ के लोग हैं जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, जबकि हमारी कंट्री के अंदर 72.7% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे, जो कहीं ना कहीं बैकवर्डनेस को क्या करता था, रिप्रेजेंट। फिर बात करूं अगर मैं किसकी, इंडस्ट्री की, तो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था, क्योंकि हमारे देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ 9% पॉपुलेशन जो थी वो इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व थी, जबकि यूएसए में 32%, इंग्लैंड में 42% और जापान में 39% ऑफ पॉपुलेशन जो थी दैट वाज वर्किंग इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो अगेन कहीं ना कहीं बैकवर्डनेस के लिए क्या था, रिस्पॉन्सिबल। और ऐसा नहीं है कि ट्रांजिशन नहीं हुआ, लोग एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में शिफ्ट नहीं हुए, पर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। इंपॉर्टेंट ना होने का मतलब कि इन टर्म ऑफ नंबर या परसेंटेज बहुत ही कम लोग ट्रांजिट हुए। सो ट्रांजिशन ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री मार्क द इकोनॉमिक टेक ऑफ। मतलब कि हम लोगों ने, प्लेन हमारा उड़ना तो शुरू हुआ, बट इन केस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इट वाज बाय एंड लार्ज एब्सेंट। देयर वर सम ग्रीन शूट्स, हुए कुछ ग्रीन शूट मद्रास प्रेसिडेंसी के एरिया के अंदर, जिसको हम लोग आज की डेट के अंदर, जैसे मान लो तमिलनाडु की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, केरला, कर्नाटका, बॉम्बे, बंगाल, इन एरियाज में हुआ। एंड दीज एरिया विटनेस एन इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। आज भी अगर आप देखेंगे तो इन एरियाज के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो है वो क्या मिलेगी, सेटअप मिलेगी। बट एट द सेम टाइम ओडिशा, राजस्थान एंड पंजाब recorded an increase in the workforce engaged in the agriculture sector. Okay? अब बात आती है जी किस चीज की, इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब है, एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक चेंज एंड सोशल चेंज। तो इकोनॉमिक चेंज के अंदर क्या क्या आता है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पावर। और वहीं पर अगर मैं बात करूं किसकी, सोशल चेंज की, तो क्या आता है, एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग फैसिलिटी। तो एलिमेंट्स की अगर मैं बात करें कि ब्रिटिश रूल के टाइम पर क्या क्या एलिमेंट्स थे और कैसे कैसे थे, तो सबसे पहले आता है इसमें रेलवेज। रेलवेज को इंट्रोड्यूस करवाया गया 1850 के अंदर, पर क्यों, ताकि वो फिनिश गुड्स को जो ब्रिटेन से इंडिया तक पहुंचा है पोर्ट्स के थ्रू, उसको कंट्री के अलग अलग पार्ट तक पहुंचा सके। हालांकि ये नहीं कह सकते कि हम लोगों को उससे बेनिफिट नहीं हुआ, और ये ब्रिटिशर का कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था जो उन्होंने इंडिया के अंदर किया। सेकेंड आता है पोर्ट, और इनको क्यों डेवलप किया गया, ताकि जो रॉ मटेरियल है उसको हम लोग, ये लोग इंडिया से ब्रिटेन तक पहुंचा सके, और जितना भी फिनिश गुड्स ब्रिटेन से इंडिया में आ रहा है उसे भी ये यहां तक ला सके। तो इसके लिए इन्होंने क्या एस्टेब्लिश किए, पोर्ट। फिर पोस्ट एंड टेलीग्राफ, बिना कम्युनिकेशन के एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। हम लोग भी अपना एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए टेलीफोन का यूज़ करते हैं ना, मैसेजिंग का या फ़ोन कॉल्स का। तो इससे एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी जो थी वो इनकी बेटर हो गई। और रोड्स बनाए, क्योंकि हर जगह पर पोर्ट नहीं है, हर जगह पर रेलवे स्टेशन नहीं है, यानी कि रेलवे नहीं पहुंच सकती, तो वहां पर इन्होंने बाय रोड जो अपने प्रोडक्ट्स थे उन्हें पहुंचाना भी शुरू किया, और वहां से रॉ मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए रोड को एस्टेब्लिश भी किया। ओके, तो कुछ एक जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस थे वो काफ़ी ज़्यादा मॉडेस्ट थे इन द ब्रिटिश राज, और इनको हम डिनाई भी नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें, इनकी वजह से हमें बेनिफिट भी हुआ। बट द मोटिव बिहाइंड दीज वॉज नॉट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इनका जो पर्पज था वो कहीं ना कहीं ये था सिर्फ और सिर्फ खुद के ग्रोथ और डेवलपमेंट पे फोकस करना, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी ज़्यादा क्या रही, बैकवर्ड रही। ओके, तो सवाल आता है, वॉज देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। जो ब्रिटिश रूल आया इंडिया के अंदर, क्या इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट था, आपको क्या लगता है? ट्राई टू फिगर इट आउट, हम लोग हालांकि अभी डिस्कस करेंगे, ट्राई टू फिगर इट आउट एज वेल कि क्या इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट था। यस, देयर वर सम ऑफ द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स एज वेल, जिसमें सबसे पहले क्या आता है, कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर। कल तक जो सिर्फ और सिर्फ सब्सिस्टेंस काम करते थे, उनको ये चीज समझ में आई कि सब्सिस्टेंस से कमर्शियल आउटलुक के ऊपर शिफ्ट होना
जरूरी है। नई नई अपॉर्चुनिटीज आने लगी है एम्प्लॉयमेंट की। क्यों? जैसे रेलवेज और रोडवेज आ गए, तो उसकी वजह से आपका एक से दूसरी जगह जाना पॉसिबल हो गया, तो ये कहीं ना कहीं क्या था, बेनिफिशियल था। देन आफ्टर, कंट्रोल ऑफ फेमाइंस, जो ट्रांसपोर्टेशन के मींस डेवलप हुए इसकी वजह से फेमाइंस को कंट्रोल कर सकते थे, क्योंकि अब फूड ग्रेन को एक से दूसरी जगह पर पहुंचाना ईजी हो गया था। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, हम लोग पहले बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज पर चलते थे। ब्रिटिशर्स वर द वन जिन्होंने हमारी कंट्री के अंदर मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को क्या करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दे हैज लेफ्ट अ लेगेसी ऑफ एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो आज की डेट में पॉलिटिशियंस के लिए या मिनिस्टर्स के लिए एक रेडी रेकनर का काम करता है। ओके, सो एज आई टोल्ड यू द चैप्टर इज प्रिटी इजी। चैप्टर के अंदर कोई भी डिफिकल्ट एस्पेक्ट नहीं है, एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर इंडियन इकोनॉमी। इसका हम लोगों ने क्विक रिवीजन किया, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर के सारे जो पोर्शंस थे उनको कवर किए। अगर आप इसी चैप्टर के ऊपर एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी होगी। ग्रेट जीनियसिस ऐप का नाम है। आपको उस ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि जो भी इन चैप्टर्स की क्विक रिवीजन करना चाहे वो हमारे चैनल पर आके इन सारे के सारे चैप्टर्स की क्विक रिवीजन कर सकता है। सो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आवर वीडियो एज वेल, ताकि आप लोगों के साथ साथ आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। ओके, तो अगर आप इसे डिटेल में देखना चाहते हैं, गो टू आवर ऐप, सब्सक्राइब आवर सब्सक्रिप्शन, और आपको उसके अंदर इन सारे के सारे चैप्टर्स की कंप्लीट डिटेल वीडियो मिलेगी, जिसके अंदर हम लोगों ने एक एक चीज को बहुत ही डिटेल के अंदर डिस्कस किया है। ओके, तो चलिए मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू कंटेंट। टिल देन, टेक केयर, हैव फन।